लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेते जो कि कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर हमारे क्या है? चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। क्या होती है ग्रेविटेशन? एक ऐसी फोर्स, आप लोगों ने ग्रेविटी पढ़ा है, आप लोगों ने ग्रेविटी पढ़ा है कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम क्या था वैसे? आइजैक न्यूटन। उन्होंने किसके बारे में बताया था? ग्रेविटी। कि कोई भी चीज अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे वापस कहाँ पर आना होता है? नीचे। वो कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो वापस नीचे आती है। वो किसी ना किसी वजह से नीचे आती है। हमारी अर्थ पर हो या कहीं पर भी एक ऐसी फोर्स मौजूद होती है जो बॉडी को अपने सेंटर पर अट्रैक्ट करती है। वो फोर्स जो बॉडी को अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट करे, होल्ड करके रखे, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम एक नाम देते हैं ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को अपने सेंटर में, अर्थ के सेंटर में होल्ड करके रखे, वो फोर्स क्या कहलाती है? ग्रेविटेशन कहलाती है। ये बात क्लियर है? और अर्थ हो या फिर कोई भी प्लेनेट हो, हर जगह ग्रेविटी मौजूद होती है। ये बात क्लियर? ओके। अब देखो, न्यूटन ने एक लॉ पेश किया था। वो लॉ है क्या? दुनिया में जितनी भी बॉडीज है, अगर हम दुनिया की बात करें या यूनिवर्स कह ले, तो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज मौजूद हैं वो एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। आप लोग सारे बैठे हुए हो, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हो क्या? तो फिर न्यूटन ने क्यों कहा कि हर बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है? अगर मैं दो मैग्नेट्स को करीब लाऊं, क्या अट्रैक्ट होगी? तो फिर आप लोगों को भी वैसे ही अट्रैक्ट होना चाहिए था, तो क्यों नहीं कर रहे अट्रैक्ट? पढ़ते हैं पहले, इसका रीजन बाद में बताती हूँ। पहले यहाँ पर देखो, हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन ने अगर कहा है कि हर बॉडी अट्रैक्ट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होती है, तो इसका मतलब होता होगा ऐसा। ऐसा ही है। अब क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो मैग्नेट्स को करीब लाओ, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। अगर आप मैग्नेट के साइज को बड़ा करते हो तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। अगर आप मैग्नेट के साइज को कम कर दो तो वहां पर भी क्या होगी? अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम होती है। अजान के लिए रुकी थी। ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो बड़े मैग्नेट को आप करीब लाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। और अगर आप मैग्नेट के साइज को छोटा कर दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? कम। ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं सिंपल एक चीज कहूँ कि मुझे डेस्क को मूव करवाना है और अगर एक डस्टर को मूव करवाना है, फोर्स कहाँ पर ज्यादा अप्लाई करनी होगी? क्यों? क्योंकि उसका मास क्या होता है? ज्यादा। तो अगर यहाँ पर भी हम जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो जब भी अट्रैक्शन की आप बात करते हो तो कम से कम दो बॉडीज होनी चाहिए और दो बॉडीज का कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी? ज्यादा जनरेट होगी। और अगर मास कम है तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम जनरेट होती है। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर भी अगर दो बॉडीज का मास बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा जनरेट होगी। और मास कम हो जाए तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मासेस की क्या होती है? डायरेक्ट रिलेट करती है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं सिंपल ये कहूँ कि दो मैग्नेट्स को आप करीब लाओ, फोर्स ज्यादा होगी। आप थोड़ा थोड़ा करके मैग्नेट को दूर लेके जाओ, फोर्स क्या होती जाएगी? डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोर्स क्या हो रही है? डिस्टेंस को कम करने से फोर्स इंक्रीज होगी। और डिस्टेंस अगर बढ़ा दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो दो मासेस के बीच भी अगर आप डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जितना करीब मास होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज को इंक्रीज करो और दूसरी चीज अगर डिक्रीज होती है तो ये कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात आ रही है, क्योंकि हम दो बॉडीज की बात करें तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसे हम किससे शो करते हैं? रेडियस से। क्या कहते हैं उसे? रेडियस। बॉडीज कितनी है तो कितने रेडियस होंगे? तो हम रेडियस स्क्वायर कह सकते हैं। तो इससे वो क्या करती है? इनवर्स रिलेट। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और 2। इसकी एक साइड सेम है, क्या हम इस इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं? हमने इक्वेशन 1 को कंबाइन, इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया है? कंबाइन। जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? इक्वल्स टू और कांस्टेंट, ये यूज करते हैं।
हमने बहुत बार डेरिवेशन की है। आप जब भी डेरिवेशन करते हो कांस्टेंट की जगह कोई भी फिक्स वैल्यू यूज कर सकते हो। तो न्यूटन ने जो यहाँ पर फिक्स वैल्यू या फिक्स कांस्टेंट यूज की है वो क्या है हमारे पास, जी। और इस जी की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो जहां पर कांस्टेंट था वहां पर हम क्या लिख देंगे, जी। अब फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी बॉडीज के बीच में प्रोड्यूस या जनरेट होती है। अगर कोई भी दो बॉडीज होंगी और उनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको फाइंड करना है उन दो बॉडीज के बीच तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब मैंने ये कहा कि ग्रेविटी ये जो सॉरी जी की वैल्यू ये क्या होती है, कांस्टेंट। तो हर कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स होती है। जैसे आप लोगों ने ग्रेविटी पढ़ा था, स्मॉल जी से आप शो करते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 या फिर 10 यूज करते हो। यहाँ पर जो आप जी यूज कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि हम यूनिवर्स की बात करें, किसकी बात करें, यूनिवर्स। कि यूनिवर्स में जितनी बॉडीज है, सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही, अर्थ से बाहर भी जितनी बॉडीज होंगी उन सब के बीच क्या होगी, फोर्स जनरेट होगी। तो जब आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट को क्या कहोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होती है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक्सपोनेंट में वैल्यू कैसी है, माइनस, और माइनस में भी कितनी वैल्यू है, -11। -11 का मतलब ये है कि हमारे पास -0 क्या होगा, पॉइंट से पहले हम 10 टाइम्स क्या यूज करेंगे, 0। और अगर किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लगाया जाए तो क्या वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी। तो इस फॉर्मूले में देखो F और G का रिलेशन किस तरह का है, डायरेक्ट। अगर कोई चीज आमने सामने होती है तो उनका रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट। तो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम होगी तो फोर्स भी क्या होगी, ऐसा ही होगा। क्योंकि ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है और मास पे भी। लेकिन हम जनरल कह रहे हैं तो जनरल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल। अगर इतनी ज्यादा स्मॉल होती है कि जो हमारे बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है वो हमें फील नहीं होता है। क्योंकि जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ही स्मॉल होगी तो फोर्स भी क्या होगी, कम जनरेट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, इसलिए हमारे बीच फोर्स फील नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम, मैंने ये कहा देखो सबसे पहले हमारे पास ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है, मास पे भी डिपेंड करती है और रेडियस। मतलब मासेस अगर इंक्रीज हो तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंक्रीज हो तब भी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो फोर्स भी इंक्रीज या डिक्रीज हो। इसका मतलब ये है कि इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो फोर्स पर इफेक्ट होगा, ऐसा ही है। तो मैंने अभी कहा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही स्मॉल। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से हम इसे रिलेट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर कम होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारी माइनस में है, किसमें, और माइनस में भी माइनस टाइम मतलब 10 टाइम्स जीरोस आप यूज कर रहे हो। तो अगर एक जीरो किसी भी नंबर के आगे लगाते हो, 0.01 की बात करें तो ये छोटी वैल्यू होती है। और अगर मैं 0.10 टाइम्स 0 यूज करके 6 यूज कर रही हूँ तो वो वैल्यू और क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। इतनी कम हो जाती है कि हम उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज कर सकते हो आप। तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम है तभी फोर्स क्या हो रही है, कम हो जाती है। अगर आप मासेस को बढ़ा दो तो आपको ये फोर्स ज्यादा फील होगी। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आपका मास ज्यादा से ज्यादा कितना ही होगा, मास कम है तो फोर्स भी क्या होगी, कम जनरेट होगी। बात समझ में आ रही है, इसलिए अट्रैक्शन शो नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है सबको, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कैपिटल जी यूज किया, क्या यूज किया है, क्या कहते हैं इसे, ओके। आप लोगों ने कैपिटल जी भी यूज किया और स्मॉल जी भी, दोनों में कोई ना कोई फर्क है। सबसे पहला फर्क, एक कैपिटल होता है दूसरा क्या होता है, तो ये फर्क को याद रखना है आपको, ठीक है। और कभी ऐसा नहीं कर सकते कि स्मॉल जी की जगह कैपिटल लिख दो और कैपिटल जी की जगह स्मॉल, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है और वो जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। कोई बॉडी अगर हाइट कवर कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वहां पर जो बॉडी में एक्सेलरेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रेविटी में।
ये बात क्लियर है? दोनों ही कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है और कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, बस फर्क ये है कि हमारे पास दोनों की वैल्यूज क्या होती है, अलग होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। हम 9.8 भी यूज कर सकते हैं और 10 मीटर पर सेकेंड भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसके अलावा हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं तो वो यूनिवर्स में यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? यूनिवर्स। और यूनिवर्स में अर्थ के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप अर्थ पर रहो, मून पर जाओ, मार्स पर चले जाओ, हर जगह आप क्या यूज करोगे? एक ही वैल्यू यूज करते हो। लेकिन ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी अगर अर्थ की है तो वो डिफरेंट होती है। मून की बात करें तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही होती है। जुपिटर की बात करें तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, कह सकते हैं ऐसा कि वहां पर बॉडीज चिपक सकती है, बिल्कुल, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो अर्थ की 9.8 है, हर प्लेनेट की ग्रेविटी क्या होती है? डिफरेंट। तो ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह क्या हो सकती है? डिफर कर सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी डिफरेंट नहीं होती है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है?